हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ व अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को देखते हुए हम सभी विषयों की क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले शुरू किया भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान। और उसी के अंतर्गत हमने जो संवैधानिक विकास है उसको हमने 4 क्लासेस में पूरा कर दिया है। आज हम आपको प्रस्तावना और जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले हैं, इन दोनों ही टॉपिक से एक एक प्रश्न आएगा। ये 100% आते हैं। और प्रस्तावना से तो एक प्रश्न हमेशा ही आता है, और ऐसे ही एक से या 2 प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले हैं वहाँ से आ जाता है। एक तो प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। तो अगर आपने हमारी वो चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक संवैधानिक विकास आप नहीं पढ़ेंगे तो उससे आगे का आपको मुझे लगता है ठीक से समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमारा संविधान बना। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले संविधान को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप शुरू में जो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ ये आपको ज़्यादा आप इसमें रुचि नहीं लेते। चलिए, तो इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। सबसे पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना आखिर है क्या? संविधान के लिए प्रस्तावना है क्या? दोस्तों, मैं आपको छोटी चीज़ समझाना चाहूँगा। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका बुक का जो पहला ही पृष्ठ होता है उसमें आपको दी होता है प्रीफेस, जिसको बोलते हैं उद्देशिका, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, या जिसको बोलते हैं मुखपृष्ठ। ठीक है, तो उसको यानी कि उस जो पर्टिकुलर बुक है उसके बारे में इसमें सब कुछ दिया हुआ होता है, और उस बुक की क्या विशेषताएं हैं, उस बुक में क्या है, वो बहुत ही कम शब्दों में उस एक पेज में दे दिया होता है, कुछ एक लाइनों में। ठीक है, तो ऐसे ही प्रस्तावना संविधान की भी है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए, प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय है। क्या है? एक परिचय है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जब आप बुक पढ़ते हैं उसमें एक प्रीफेस का पेज होता है शुरू में प्रस्तावना का, तो वो एक बुक का परिचय होता है कि इस बुक के अंदर क्या है और किस तरह से है। ठीक है, तो वो बहुत ही कम शब्दों में और पूरे बुक का परिचय बता देता है। ठीक है, इसी तरह से प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया। किसके थ्रू किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, ये जो मैं सर्कल करता हूँ और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है रेड कलर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान लीजिए कि एक MCQs ही हैं। ठीक है, जिसमें 3 शब्द नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित रखती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ठीक है, संप्रभु का मतलब है कि जो अपने आप में ही हो, यानी कि जो अपने फैसले खुद करता हो। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर ना हो, खुद से ही अपने जो कानून बनाना, अपने देश के लिए खुद से ही सारे नियम कायदे बनाना। ठीक है, समाजवादी का अर्थ होता है समाजवादी के ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें सभी जो छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना को अलग हटाते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें सभी का सहयोग हो। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष अर्थ है कि सर्वधर्म समभाव की भावना, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, यानी कि सर्वधर्म समभाव। और लोकतांत्रिक गणराज्य का है जहाँ लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन शब्दों की व्याख्या बता दी है बहुत ही सिंपल तरीके से। करने के लिए किया गया, यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावना को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना एक बार देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। अभी तो मैंने बताया कि प्रस्तावना संविधान के लिए होती क्या है और ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आगे एक बार देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। एक बार पूरी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख क्या है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और असमर्पित करते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इसमें आपको दिखा लेता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं और मैं एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% आएगा ही आएगा। तो इस छोटे टॉपिक से क्यों ना एक क्वेश्चन बिल्कुल अपना पक्का कर लिया जाए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर दोबारा आ सकता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब इसमें क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब आगे देख लेते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता की बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो 2 प्रकार की समता, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, 2 प्रकार की समता या समानता की बात हो रही है। उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? बंधुता को बढ़ाने के लिए, और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज हम किस तारीख को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना के 4 घटक इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से 4 घटक हैं इसके। नंबर 1, इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। ठीक है, यानी कि संविधान के जो अधिकार का स्रोत है भारत के लोग, यानी कि जिसमें भारत के लोगों का हित हो, इस बारे में बात हो रही है। यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, मैंने आपको इन 4 शब्दों का अर्थ बता दिया है, अभी आगे और भी समझ लेंगे। नंबर 3, यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित अखंडता को बनाए रखने के लिए किसको बढ़ावा देता है? भाईचारे को बढ़ावा देता है। नंबर 4, इसमें उस तारीख का उल्लेख है, किस तारीख का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है, देख लेते हैं। संप्रभुता। प्रस्तावना यह दावा करते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, यानी किसी भी देश से, हम किसी भी देश के अंडर में नहीं है, हमारे खुद के कानून है, हमारे खुद के नियम है। भारत अपने नियम खुद बनाता है, हम किसी देश के पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, किसी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। किस तरह के समाजवाद को अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। मिश्रित दोस्तों यहाँ पे भी एक टर्म्स आई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्योंकि ये इसमें यहाँ पे आया, मैं इसको समझा देता हूँ आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होते हैं। देखिए, आपने 2 तरह की अर्थव्यवस्था समझी होगी, एक तो निजी अर्थव्यवस्था, एक समझी होगी जो सरकारी अर्थव्यवस्था होती है। निजी अर्थव्यवस्था की मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित होती है, और जो सरकारी अर्थव्यवस्था से मतलब होता है जो जहाँ पर जो सरकार है वो उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होती है वहाँ कैसी होती है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार की। तो उसको दोनों को जब दोनों प्रकार की जो आपस में मिल जाती है, जहाँ दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से देश का की अर्थव्यवस्था चलती हो, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही काम करते हो एक साथ, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जहाँ निजी और सार्वजनिक, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया, जहाँ निजी
निजी यानी कि प्राइवेट, सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट, दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य क्या क्या होता है? गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना। अवसर की असमानता का मतलब है कि अगर कहीं कोई अवसर है तो उस पर किसी खास वर्ग का प्रभुत्व ना हो, उस पर सभी वर्गों का जो है को अवसर मिले। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष से क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। ठीक है, भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा, समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28, भाग 3 से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 को हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे, जब हम उस क्लासेस पे पहुँचेंगे, उस टॉपिक पे पहुँचेंगे, तब हम आपको मौलिक अधिकार बहुत बढ़िया समझाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, चलिए। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक का अर्थ, शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। जैसे मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। गणराज्य का क्या अर्थ है? एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। यानी कि जहाँ राजा यानी कि राष्ट्रपति या इनको लोगों के द्वारा ही चुना जाता हो, तो वहाँ पर क्या होता है? एक गणराज्य, उस देश को एक गणराज्य बोलते हैं, उस राज्य को। न्याय, प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। किस किस प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैंने बताया आपको कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन 1946 में 42वें संशोधन अधिनियम अभी तक केवल एक बार हुआ है के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को नहीं, अखंडता को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या, संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गए थे। बेरुबरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि संविधान की किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है तथा उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केशवनाथ भारती मामले में, ये जो है केशवनाथ भारती मामला, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। दोस्तों, हमारा जो प्रस्तावना का टॉपिक है ये ऊपर ख़त्म हो गया। अब इसमें जो इसका जो फाइनल जो डिसीजन आया, यानी कि इसमें जो डिसीजन आया उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो पहला फैसला शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में हुआ था। ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर नहीं सकती है। यानी कि इस फैसले के द्वारा यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर नहीं सकती है। ठीक है। नंबर 2, सज्जन सिंह। देखिए, मैं यहाँ पे बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वैसे तो ये फैसले अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँ तो थ्योरी बहुत बड़ी हो जाएगी।
इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो जितना ज़रूरी है मैं उतना बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट नहीं कर सकता मैं। कई चैनल है जो देखिए सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है वो मुझसे भी अच्छे पढ़ा रहे हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि इससे शॉर्ट मैं कर नहीं सकता हूँ, और अगर ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो फिर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने वही कुछ कुछ चीज़ें ली हैं और सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं, सिलेक्टेड लाइनें ली हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए सभी। और जो भी आगे आने वाली क्लास है बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा। सारे आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं सारे 365 अनुच्छेद सारे पढ़ा दिए जाएंगे आपको। जो जो कुछ 300 साढ़े 300 के आसपास हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा। दूसरा अभी नागरिकता शुरू कर देंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, नंबर 2 क्या है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 का जो ये फैसला आया था, इसमें क्या कहा गया था, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। इसमें भी वही कहा गया था जो किसमें कहा गया था, 1951 के फैसले में कहा गया था। अब नंबर 3, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967, संसद को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो मौलिक अधिकार से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, और इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं कर सकते, संशोधित करने का अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकते, हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ नॉमिनल चेंजेस किए जा सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। और ये कौन कौन से मौलिक अधिकार है ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1971, संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ये है संसद संशोधन संविधान के किसी भी प्रावधान संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। यानी कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ेगी, लेकिन उसमें संशोधन करके और अनुच्छेद उसमें ऐड कर देगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे अनुच्छेद थे, जो जितने थे वो उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो बढ़े हैं बाद में वो किस तरह से बढ़े हैं। मान लिया कोई अनुच्छेद है, अनुच्छेद कोई मान लीजिए कोई अनुच्छेद है, तो उसमें इन्होंने ABCD करके इस तरह से उसको बढ़ाया है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं इन्होंने छेड़ा। नंबर 5, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का जो फैसला आया था, उसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना की अपनी अवधारणा की भी पुष्टि की। ठीक है, कि बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको भी बताया उन्होंने कि हाँ भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980, दोस्तों आप चाहे तो ये बड़े शॉर्ट में, अगर आप चाहें तो अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे की पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई ये इस फैसले का जो क्या था, डैश करके इस तरह से लिख लीजिए कि इसमें संविधान के किसी हिस्से में संशोधन करनी सकती है 368 के तहत। तो ये आप जब आप ये अपने पेन से लिख लेंगे ना, आप इसको एक बार लिखेंगे और याद करेंगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, आपको कभी भूलेंगे नहीं इसको। चलिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980, इसमें क्या कहा गया था, बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया। ठीक है। 7वां, किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू 1992, इसमें क्या कहा गया था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 का जो विवाद था, उसका जो फैसला आया था, क्या आया था, कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया। किसका शासन, कानून का शासन। नंबर 9, SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994, इसमें इसका जो विवाद था उसमें जो फैसला आया था वो क्या था, संघीय ढांचे, भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे 9 जो मैंने आपको बताए। ठीक है, और मैंने आपको जो और फैसले थे वो मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ना ही वो आते हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो फैसले। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, और बाकी के जो टॉपिक हैं हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और उसको करेंगे। तो आज ये क्लास 5 में सिर्फ इतना ही था, कल जो है हम टॉपिक नया लेके आएंगे
और अभी आगे के जो टॉपिक होंगे बड़े मज़ेदार होंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हर एक लाइन से एक एमसीक्यू बनेगा। और प्रस्तावना और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें से बताया कि एक एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर भी कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो चैनल का एक ही उद्देश्य है कि जो वंचित हैं, गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो खासतौर से यूपीपीसीएस प्री और आरओ की या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है पैसों के अभाव के कारण वो किसी परीक्षा में ना बैठ पाएँ, ऐसा ना हो। ठीक है, तो हमारे लिए जो हमारे चैनल की यही एक मुहिम है, तो आप हमारा इसमें साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।